अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल कोर कमांडर या जो जिनाह हाउस है लाहौर में, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है हर तरफ। हर जुबान पे यही एक हाँ, टॉपिक छिड़ा हुआ और है। अगर हम न्यूज़ चलाएं, ख़बरें चलाएं टीवी पे, तो 10 में से 9 खबरें जो हैं वो 9 मई के हवाले से हैं। वो तो वाकई बुरा हुआ था, लेकिन उसके पीछे मतलब क्या बैकग्राउंड है हमें कोई पता नहीं है। लेकिन उसके मतलब उस खबर के बाद जो है ना, वो जिनाह हाउस या कोर कमांडर हाउस जो है ना, वो बहुत पॉपुलर हो गया है। बिल्कुल, उसकी एक ना आवाम की नज़र में एक अहमियत भी बन गई है। हाँ। और सब लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर चक्कर क्या है कि है वो क्या। अच्छा, आज हमारे पास जो वीडियो है जिसमें हम रिएक्ट करेंगे, वो कोर कमांडर या जिनाह हाउस के मुतालिक है कि वो बिल्डिंग क्या थी, किसने खरीदी, कहाँ से आई, और उसका जो शुरू से लेके आखिर तक मतलब उसके साथ क्या सलूक हुआ है उस बिल्डिंग के साथ। अच्छा, कि आज की वीडियो में ये सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। जिनाह हाउस या कोर कमांडर हाउस, कायद आजम ने जिनाह हाउस कब और किससे कितने में खरीदा? जिनाह हाउस लाहौर जहां वाक़े है, ये जायदाद लाला शिव दयाल सेठ के नाम थी, जो लाहौर की अहम समाजी शख्सियत थे और तामीरात के बिजनेस से वाबस्ता थे। उन्होंने 1935 में अपनी वफात से कुछ साल पहले ये जायदाद ख्वाजा नजीर अहमद को फरोख्त कर दी थी, और ख्वाजा नजीर अहमद ने ये जायदाद अपनी बेगम के नाम कर दी थी, और फिर उनकी बेगम ने ये बंगला लाला मोहन लाल को फरोख्त कर दिया था। जुलाई 1943 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बंगला जस्टिस काजी फायज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा के जरिए मोहन लाल भासन से 1,62,500 रुपए में खरीदा था। उन दिनों में भी प्रॉपर्टी का बिजनेस काफी रूज पे था। खरीदा तो उससे पहले ही ये बंगला बरतानवी फौज ने किराए पर हासिल कर रखा था, जिसका माहाना किराया अलामती तौर पर 5 रुपए था, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत बरतानवी फौज कोई भी जायदाद हासिल कर सकती थी, और ब्रिटिश आर्मी उस घर को आर्मी मेस के तौर पर इस्तेमाल करती थी। जब कायद आज़म ने ये बंगला खरीद लिया तो फौज की किरायादारी की मियाद खत्म होने वाली थी, ताहम फौज ने फिर इस रूल के तहत इस मियाद में तोसी कर दी। कायद आज़म और बरतानवी फौजी हुक्काम के दरमियान 1.5 साल खतो किताबत होती रही, क्योंकि कायद आज़म न सिर्फ अपने मकान का कब्जा वापस लेना चाहते थे, बल्कि उन्हें इस मकान में होने वाली तामीराती तब्दीलियों पर भी एतराज था। उस पर पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला मिस्टर विलियम्स ने मुदाखलत की, और यके बाद दीगरे 3 ICS अफसरान GD खोसला, SN हस्कर और शेख अब्दुल रहमान को सालिस मुकर्रर किया कि वो फौज और मिस्टर जिन्ना के दरमियान मामला हल करवाएं। ये तो मालूम नहीं हो सका कि कायद आज़म ये घर फौज से खाली नहीं करवा सके, या फिर उनकी मर्जी के मुताबिक किराए में 700 रुपए का इजाफा हो गया। और फिर नए मुआहदे की मियाद अप्रैल 1947 मुकर्रर हुई। साद एस खान अपनी किताब में लिखते हैं कि किराया नामा की मियाद खत्म होने से चंद हफ्ते कबल ही 3 जनवरी 1947 को कायद आज़म को गैरिजन इंजीनियर लाहौर की तरफ से मुरासला मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा, लाहौर के एरिया कमांडर की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको अफसोस के साथ मुत्तला करूं कि लाहौर में फौजी जरूरियात के लिए इमारतों की शदीद कमी के बाइस आपका मकान बतौर फौजी मेस के काम आ रहा है। आपको किराए की मियाद खत्म होने के बाद भी ताहुक्म सानी वापस नहीं किया जा सकेगा। इस अस्करी लाचारी के बाइस आपकी जो दिल आजारी हुई, इसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं। कायद आज़म बरतानवी फौज के इस जवाब से मुतमईन नहीं थे और अपने मकान को हर सूरत वागुजार कराना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान लाहौर हिंदू मुस्लिम फसादात की लपेट में आ गया। फिर वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन की जानिब से 3 जून का मंसूबा आ गया, जब बरतानवी फौजी हुक्काम को पता चला कि बंगले के मालिक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल नामजद हो चुके हैं। तो 1 अगस्त 1947 को कर्नल AR हॉर्स ने कायद आज़म को एक खत लिखकर 31 अगस्त तक बंगला खाली करके वापस करने के फैसले से आगाह कर दिया। लेकिन कायद आज़म अपनी जाती मसरूफियात के बाइस बंगले का कब्जा वापस लेने नहीं आ सके, तो 31 जनवरी 1948 तक किराए नामे में तोसी कर दी गई।
31 जनवरी 1948 को इस घर की तौसीह शुदा लीज खत्म हो गई, लेकिन कायद आजम को इस घर का कब्जा न दिया गया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद 1959 में उनकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ये अजीमुशान तारीखी घर पाकिस्तान की रियासत को फरोख्त कर दिया और 1966 में इस घर के एक हिस्से को लाहौर के कोर कमांडर की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 1976 में इसे जिन्ना हाउस का नाम दिया गया। तो ये था इस जिन्ना हाउस का बैकग्राउंड। हाँ, ये सारी चीज़ें तो हमें आज पता चली हैं कि इसके पीछे क्या 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 कुछ होता रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखे ना, अगर पहले गवर्नर जनरल और मोहसिन पाकिस्तान अगर वो अपना कब्जा नहीं ले सके ना, तो फिर यार आम बंदे की तो यहाँ पे क्या ही हालत हो गई। अच्छा, ये देख ले कि जिस बंदे ने बेचारे ने पूरा मुल्क आपको लेके दिया है, वो बेचारा अपने एक मकान का मुकदमा लड़ता रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो भी उसको आखिर में नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक अफसोसनाक बात भी है। वैसे इस मिसाल को देख के ना एक हमारे जैसा आम पाकिस्तानी ना वो डिसहार्ट ही होगा। मतलब इसका मतलब है उस वक्त भी कोई इतना खास कानून नहीं था पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का कानून आपको पता ही है, जब हम छोटे होते थे, आज अब हम बड़े हो गए हैं, बच्चों वाले हो गए हैं, उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर की वही सूरत हाल है। थाने कचहरियों में वही कुछ हो रहा है, अदालतों में भी वही कुछ हो रहा है। बिल्कुल। हमारे जितने भी इदारे हैं वो कानून नाफिज करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। हाँ, और जब उन्होंने मकान कायद आज़म साहब का हथियार लिया तो उसके बाद उनको खत लिखा कि जी हम माजरत ख्वाह हैं कि आपके देखें यार जिस बंदे ने पूरा मुल्क दे दिया है उसके लिए वो इतना मतलब इम्पोर्टेंस तो नहीं थी उस चीज़ की, लेकिन बहैसियत एक मतलब उनका एहसानमंद होने के आपको तो चाहिए था कि आप हर चीज़ ही पाकिस्तान की कहते हैं। आप कायद आज़म साहब आप नाम लें, आपको क्या चीज़ चाहिए। लेकिन वो पता ही है, उनको भी सबको पता है कि कायद आज़म इतना बड़ा खित्ता हमें लेके दे गए हैं, उन्होंने किस चीज़ की लालच करनी थी। ये जो रकबा था या ये जो बिल्डिंग थी ये उनकी अपनी ज़ाती थी, तो वो ज़ाहिर है वो उनका राइट बनता था। जी। अच्छा, एक और चीज़ है यासिर कि उस वक्त भी ये 1 लाख और कुछ हज़ार का था। इसका मतलब बड़ी कॉस्ट थी। हाँ, उस वक्त भी ये मतलब बहुत महंगा होगा। बिल्कुल, क्योंकि 1 लाख रुपया 1947 में बहुत बड़ी रकम हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अफसोसनाक बात यह है कि यार मुल्क के बानी को इंसाफ नहीं मिल सका यार, इंसाफ नहीं मिल सका। और हम जैसे जो लोग हैं उनको तो फिर दूर दूर तक इंसाफ की तवक्को ही नहीं है, और हो भी ऐसे ही रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे वैसे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के ना वो जो माजरत करने पे ना एक बात ज़हन में आ रही है। फिलहाल अगर रोड पे जाते हुए किसी बंदे को आप 2-3 चपेड़े मार दें, ठीक है, उसके बाद उससे माजरत कर लें, तो फिर क्या होगा आपके साथ? वो माजरत करेगा लेकिन 5-6 लगा के ये तो ऐसी बात ही है कि रिश्वत वगैरह ये हमारे सरकारी इदारे में लोग मांगते हैं, ठीक है, तो रिश्वत लेने के बाद एंड पे वो कहें कि जी मैं माजरत चाहता हूँ अवाम से भी और अल्लाह ताला से भी। ये तो कोई बात ना हुई यार। लेकिन ना यासिर, पर्सनली तौर पे मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि हमें मतलब उस वक्त भी कायद आज़म ने क्या सोचा होगा कि यार अभी तो 1-2 साल हुए हैं, ये मुल्क मैंने इनको लेके दिया है और ये देखें हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मतलब एक फीलिंग होती है ना, और हम यकीन करें कल क़यामत वाले दिन अगर वो हमारे सामने आ गए ना तो हमारे शर्म से सर झुक जाने हैं। बिल्कुल कि जिस बंदे ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। देखिए आखिरी दिनों में जब उनको टीबी हो गई थी तो उन्होंने बिल्कुल अपने जो डॉक्टर थे उनको मना कर दिया था कि किसी को नहीं बताना, बिल्कुल, ताकि वो तहरीक जो है ना वो ठंडी ना पड़ जाए। अच्छा, फिलहाल ऐसा होता है कि ना हमने सुना है अपनी इस्लामिक तारीख में यह पढ़ा है कि जब जो इंसान किसी का हक मारेगा ना, क़यामत वाले दिन वो उसके सामने एज ए मुजरम खड़ा होगा, ठीक है, अल्लाह ताला उसमें इंसाफ करने वाले होंगे, दोनों फरीकैन खड़े होंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कायद आज़म एक साइड पे होंगे, दूसरी साइड पे ये स्टेट होगी, ठीक है, तो कायद आज़म जैसा लायर आपको पता ही है, ज़बरदस्त लायर थे, जब वो वहाँ पे आर्गूमेंट करेंगे तो इनके पास तो जवाब ही नहीं होना उनका। जी बिल्कुल, और सबकी बोलती बंद हो जाएगी। मतलब आप लोगों ने यकीन करें हम शर्मिंदा हैं उनसे, कायद आज़म साहब ने हमारे साथ क्या किया है और हमने उनको रिटर्न में
کیا 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 اذیتیں دی ہیں. بالکل. اور یقیناً اگر وہ ہمارے موجودہ حالات بھی اگر اللہ کے حکم سے دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً وہ پریشان ہی ہوں گے اور ڈس ہارٹ ہوں گے کہ انہوں نے یہ جو ملک کے لیے جو ایفرٹ کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ ہم عین اسلام کے مطابق جی اپنی زندگیاں ڈھال سکیں, لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزار سکیں. لیکن یہاں پہ کہیں نظر نہیں آ رہا. عدالتوں میں چلے جائیں, سرکاری دفاتر میں چلے جائیں, آپ کو کہیں پہ اسلام نظر نہیں آئے گا. بالکل ایسے ہی یہ سب زبانی کلامی باتیں ہیں. سب کہتے ہیں کہ بس یہ نا ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ہم نے بخشے جانا ہے, یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ شفاعت مل جانی ہے. بالکل ایسا ہی. تو لیکن ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اعمال کی بیس پہ بخشش ہونی ہے بھائی. آپ نے کم از کم ایفرٹ تو یار پٹ کرنی ہے نا. جی بالکل 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 بالکل. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جو قائد اعظم ہے جہاں کہیں بھی وہ آرام فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں برسائے. یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.